तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ लिए थे, है कि नहीं? ठीक है, तो अब जो है एक नया टर्म सीखेंगे और वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसी में हम एक चीज सीखेंगे, उसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। वह इसी में जुड़ा हुआ है, चार्ज डेंसिटी। ओके, ये क्या चीज होता है? तो देखो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे हमारे पास दो तरीके का ऑब्जेक्ट है, ये है, ये है। इसको हम इंसुलेटर लेते हैं और इसको हम क्या लेते हैं? कंडक्टर, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब दोनों को हम बाहर से चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? चार्ज क्यू दे रहे हैं। और इसको भी हम बाहर से क्या दे रहे हैं? चार्ज क्यू, ठीक है। दोनों को हम चार्ज दे रहे हैं। बस सवाल ये है कि इसमें जो चार्ज आएगा वो कहाँ जाएगा और इसमें जो चार्ज आएगा वो कहाँ जाएगा। तो देखो, इंसुलेटर यदि है तो ये जो हम चार्ज देंगे ना, वो सारा चार्ज, मान लो हम चार्ज में प्लस चार्ज दे रहे हैं, तो वो सारा चार्ज इसके भीतर चला जाएगा, मतलब इसके बल्क में जाएगा। भीतरी वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? बल्क बोलते हैं, बल्क, ठीक है। हाँ, भीतर वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? बल्क बोलेंगे। और पूरा चार्ज इसी बल्क में जाएगा। कब? जब ये जो मटेरियल है वो क्या रहेगा? इंसुलेटर, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर, तो कंडक्टर को हम जब चार्ज देंगे तो ये चार्ज इसके बल्क में नहीं जाएगा, बल्कि इसके सरफेस के ऊपर ही अपीयर हो जाएगा। ये ध्यान देने की बात है। इसके पीछे कारण क्या है हम बताते हैं। तो देखो, तो दो बातें समझ में आई कि इंसुलेटर को चार्ज दोगे तो वो कहाँ जाएगा? उसके अंदर। और कंडक्टर को चार्ज दोगे तो वो कहाँ जाएगा? उसके सरफेस पर ही फैल जाएगा, ठीक है। तो ये फैल रहा है पूरे वॉल्यूम में और ये फैल रहा है पूरे सरफेस एरिया पर। तो यही दिमाग में रखना है कि इंसुलेटर को चार्ज देने पर वो चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैलेगा और कंडक्टर को चार्ज देने पर वो चार्ज पूरे सरफेस एरिया पे फैलता है। इसके पीछे कारण ये है कि ऐसे समझो कि मान लो यहाँ पे हम कोई पॉजिटिव चार्ज रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं? हाँ, इसका रीजन क्या, मतलब हमसे कोई पूछे कि भाई कारण क्या है इसका, तो हम देखो यहाँ पे कोई हम क्या रख दिए? पॉजिटिव चार्ज। तो पक्का ये तो कंफर्म है कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, निकलेंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। अभी हम नॉर्मली वाला मैटर नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसे निकाल रहे हैं। अब इसके रास्ते में हमारे पास मान लो कि कोई कंडक्टर आ गया। क्या आ गया? कंडक्टर। तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलती हैं वो प्लस से निकलती हैं, कहाँ खत्म होती हैं? तो ये जो जा रही हैं वो तो यहीं पे खत्म हो रही है ना। तो यहाँ पे खत्म हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कैसा चार्ज हो जाएगा अपने आप? माइनस, ठीक है। अच्छा, अब ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ से खत्म हो गई, फिर यहीं से ये सारी की सारी चालू भी हो जाती हैं। मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रास्ते में कोई कंडक्टर पड़ेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस कंडक्टर के पहले वाले सरफेस पे फिनिश हो जाएंगे, और दूसरे वाले सरफेस से वापस से क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही, मतलब ये कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये जो देखो, शुरू में जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, मतलब ये चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल था। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाने लगा तो एक तरफ माइनस चार्ज अपीयर हो गया और दूसरे तरफ क्या हो गया? हाँ हाँ, पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। तो कहने का मतलब ये कि ये कंडक्टर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर घुस नहीं पाती, इसके अंदर ये जा नहीं पाएंगे। तो जब इसके अंदर जा नहीं पाएंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? जीरो। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का कारण यह है कि इसमें चार्ज क्या होगा? जीरो। तो इससे क्या पता चला कि जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। तो वो सारा चार्ज कहाँ रहेगा? उसके सरफेस पे रहेगा। इससे यह भी पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किसी कंडक्टर को आर पार नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है और हम यहाँ पे कोई कंडक्टिंग शीट रख दे रहे हैं, मतलब मेटल की शीट रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको आर पार
नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि छेद करके आर पार निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यही वजह है कि कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो वो सारा चार्ज कहाँ अपीयर हो जाएगा, उसके सरफेस पे। जबकि इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर का मतलब होता है कि ये चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं होने देता है। तो नहीं होने देगा तो ये तभी संभव है जब ये पूरा चार्ज इसके भीतर चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेशन के तौर पे याद रखो तो काम चल जाएगा। हाँ नेगेटिव तो आ गया, हाँ तो वो तो मान के चले इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पॉजिटिव का नहीं नहीं। अब देखो क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि चल रही है तो रास्ते में यदि कोई कंडक्टर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस कंडक्टर के पहले सरफेस पे इंड हो जाएंगे और दूसरे से चालू होंगे। तो इंड हो रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे आके ये खत्म हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खत्म कहाँ होती है, कौन से चार्ज पे? तो ये अपने आप नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा और ये अपने आप कैसा क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव। अपने आप चार्ज होने की इस घटना को इंडक्शन कहते हैं। अपने आप कोई कंडक्टिंग बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के माध्यम से चार्ज हो जाए तो उसको हम कौन सा प्रोसेस कहेंगे, इंडक्शन। इंडक्शन। तो यहाँ जो ये चार्ज अपीयर हो रहे हैं ना वो किसके वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू इंडक्शन। ये याद रखने की आवश्यकता है। वो तो लूप बनाती नहीं है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नहीं तो कहाँ लूप बना रही है यहाँ पे, नेगेटिव फील्ड हो रही है अगले सरफेस से पॉजिटिव से। हाँ लूप बनाती तो यहाँ के फिर वापस नहीं आ जाती, तो लूप नहीं बना रही है तो जा रही है फिर यहाँ से चलो जा रही है। तो इस तरीके से तो कुल मिला जुला के और कुछ कहने की बात है तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि चार्ज यदि किसी बॉडी को देंगे तो वो चार्ज फैलता है, या तो पूरे वॉल्यूम में फैलेगा या तो सरफेस एरिया पे फैलेगा। अच्छा यदि हम कोई वायर ले लेते हैं, पतला सा वायर है, ये क्या है, पतला सा वायर है जिसकी लेंथ मान लो जो भी है एल है। तो अब इसको हम चार्ज देंगे तो ये चार्ज इसके लंबाई पे फैल जाएगा पूरे, है कि नहीं। तो इसका मतलब चार्ज के यहाँ पे फैलने के तीन तरीके हैं, एक तो इसके लेंथ और एक तो सरफेस एरिया और एक तो हाँ वॉल्यूम। हाँ मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ भी फैलेगा, पर यूनिट एरिया भी फैलेगा, पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, उसी को बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं। और चार्ज का बंटवारा हो रहा है और लगातार यूनिफॉर्मली बंटवारा हो रहा है। ये नहीं कि चार्ज को यहाँ गिराए तो सारा चार्ज यहीं पर रह जाएगा, इधर जाइए नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। बराबर बराबर हर जगह फैलेगा। तो बराबर बराबर हर जगह फैलने को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। और चार्ज का फैला तो इसीलिए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। इसमें तो बल्क में ना फैला है तो एक ही जगह मतलब पूरे वॉल्यूम में फैलेगा। हाँ पूरे वॉल्यूम में बराबर बराबर बराबर। इसमें इंसुलेटर में मतलब क्यों सरफेस पे नहीं इस पे हो जा रहा है, उस कारण यही है कि अब जैसे जैसे इसमें ये इंसुलेटर हम चार्ज देंगे तो ये चार्ज पे जब सरफेस में मान लो फैलता तो चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जाता ना, तो चार्ज एक जगह से दूसरे जगह केवल कंडक्टर में जा सकता है ना, केवल किस में जा सकता है, फ्लो फ्लो कंडक्टर में ही हो सकता है, इसमें फ्लो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसमें बल्क में जाएगा और इसमें सरफेस एरिया पे जाएगा और वायर रहेगा तो किस पे जाएगा, लेंथ पे जाएगा। तो हमारा चार्ज डेंसिटी ना तीन प्रकार का हो गया। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। एक हो गया पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैसा डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बात पकड़ में आ रही है। और इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप इसको क्या कर नोट क्या करना, हम बना के अपलोड करेंगे, आप नोट कर लेना, उसमें देख लेना, हो जाएगा ना, जल्दी जल्दी देख लेना फटाफट। तो इसको मिटा देते हैं, क्यों। हाँ उस व्हाट्सअप क्या यूट्यूब पे रहेगा, उसमें देख लेना जल्दी से, है ना। हाँ हम बता देंगे। चलो एक लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, दूसरा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एक और है
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हाँ वो तो एरिया पे हाँ एरिया का मतलब एरिया आ जाता है। हाँ वॉल्यूम मतलब जैसे गिलास में कितना पानी जा सकता है उसको हाँ हाँ वॉल्यूम, हाँ ठीक। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, ये सिंबल का नाम क्या है, सिग्मा। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को जो है कि हम रो से दिखाते हैं, रो, रो, ये सिंबल का नाम क्या है, रो। देखो कुछ नहीं है, डेफिनेशन एक तरीके से है। इसकी डेफिनेशन बनाना तो बोलेंगे कि इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट इज चार्ज पर यूनिट क्या, लेंथ, हाँ पर यूनिट लेंथ। मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब ये है कि ऐसे समझो कि कोई वायर है जिसकी लंबाई है 10 मीटर मान लो, है ना, और इस पे हम चार्ज डाल रहे हैं 100 कूलाम का, ठीक है। तो पूरे 10 मीटर में 100 कूलाम का डाल दिए तो 1 मीटर में कितना कूलाम फैलेगा, 10। तो वो जो 10 कूलाम पर मीटर आ रहा है वही लीनियर चार्ज डेंसिटी है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हो जाएगा इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका फार्मूला बनेगा लैम्डा बराबर चार्ज क्यू अपान में लेंथ एल। इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर। क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर। अब इसी तरीके से इसका भी डेफिनेशन बन जाएगा, इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, हाँ बस एक ही तरीके का डेफिनेशन बनेगा। सिग्मा बराबर चार्ज अपान में एरिया, ऐसे हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर का स्क्वायर। और इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इट इज व्हाट, इट इज चार्ज पर यूनिट, हाँ पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी जो फॉर्मूला हो जाएगा रो बराबर क्यू अपान में वॉल्यूम। इसकी जो यूनिट बनेगी वो कूलाम पर क्या होगी, मीटर क्यूब हो जाएगी। तो ये 3 प्रकार का क्या होता है, चार्ज डेंसिटी होती है। अब सवाल ये है कि इसका यूज कहाँ है, सवाल ये है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं ये। तो देखो इसमें क्या चीज होती है ना, कि जैसे इसमें लैम्डा, सिग्मा और रो एक तरीके से कांस्टेंट मानी जाती है। इनका इस्तेमाल करके यदि हमें लैम्डा का वैल्यू पता हो जाए और लेंथ का वैल्यू पता हो जाए तो हम चार्ज बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, लैम्डा इंटू एल निकाल सकते हैं कि नहीं। और यहाँ से सिग्मा पता हो जाए, ए पता हो जाए तो आसानी से हम निकाल सकते हैं चार्ज बराबर सिग्मा इंटू ए, यहाँ से ये निकाल सकते हैं। यहाँ से यदि रो पता हो जाए, वॉल्यूम पता हो जाए तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि चार्ज बराबर रो इंटू बी। मतलब ये तो देखो ये जो लैम्डा है, सिग्मा है, रो है, ये दिया रहेगा और लेंथ भी दिया रहेगा, तो चार्ज की जरूरत पड़ेगी तो हम तुरंत फटाफट निकाल लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमसे पूछ दिया कि भाई एक ये वायर है ना, क्या है ये, एक वायर है और इस पे जो लैम्डा का वैल्यू है ना वो है 5 कूलाम पर मीटर। क्या है, 5 कूलाम पर मीटर, ठीक है। यहाँ यहाँ जो मार्किंग है 0 मीटर मार्किंग है, कितना मीटर मार्किंग है, और यहाँ पे है 10 मीटर मार्किंग है, ठीक है, 0 मीटर 10 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट कैलकुलेट चार्ज इन 2 मीटर, 2 मीटर में कितना चार्ज होगा वो बता दो। जैसे ये लैम्डा का वैल्यू दे दिया है और ये कह दिया कि यहाँ 0 मीटर मार्क लिखा है, यहाँ 10 मीटर मार्क लिखा है, मतलब इसकी लंबाई 10 मीटर हो जाएगी। क्यों, तो हमसे कह रहा है कि आप जो है कि वो निकाल दो, कैलकुलेट द चार्ज इन 2 मीटर, 2 मीटर में कितना चार्ज फैलेगा, 2 मीटर में चार्ज निकाल दो आप। तो सिंपल बात है, लैम्डा का वैल्यू दे दिया है और हमसे कह रहा है कि 2 मीटर में निकालिए, तो लेंथ भी हमसे 2 मीटर दे दिया है, क्यों, और लैम्डा भी हमारा दे दिया 5 कूलाम पर मीटर दे दिया, तो कह रहा है चार्ज निकालो। तो चार्ज बराबर लैम्डा इंटू क्या होता है, यल होता है, तो 5 इंटू 2 आ जाएगा 10 कूलाम। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि ये लैम्डा का मतलब है लैम्डा बराबर 5 कूलाम पर मीटर है कि 1 मीटर में जो चार्ज है वो 5 कूलाम है, 1 मीटर में जो चार्ज है वो कितना कूलाम है, 5 कूलाम। तो 2 मीटर में चार्ज पूछ रहा है तो कितना कूलाम, बस तो वही आंसर आया है। उसी तरीके से सरफेस एरिया का भी लफड़ा है। सरफेस एरिया का भी ऐसा है कि मान लो हमने एक शीट ले लिया है और इसमें जो सिग्मा का वैल्यू है वो हम मान ले रहे हैं 15 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है।
हाँ 15 कूलम पर मीटर। तो फाइंड कह रहा है, फाइंड आउट चार्ज ऑन 1.5 मीटर स्क्वायर। मतलब कह रहा है ना कि 1.5 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा वो बताना है। तो क्या दे दिया, सिग्मा का वैल्यू दे दिया है, और किसका वैल्यू पूछ दिया है, चार्ज का वैल्यू, और किसका वैल्यू दे दिया है, ए का वैल्यू भी दे दिया है। तो क्यू का वैल्यू पूछ दिया है, तो कौन सा फार्मूला लगा देंगे यहाँ से, हाँ, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि चार्ज बराबर निकालना होगा तो सिग्मा इंटू क्या डाल देंगे, ए डाल देंगे। तो क्यू बराबर सिग्मा कितना है, सिग्मा है 15, और ए का मतलब कितना है 1.5 है ना। तो 15 का 1.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ना ये 22.5 कूलम का आएगा। कितना आ जाएगा, 22.5 कूलम का। तो इस तरीके का बात है, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है, वैसे ही रो का वैल्यू दे देगा, किसी भी वॉल्यूम में चार्ज पूछ देगा तो हम आसानी से नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है ना कि ये चार्ज निकालने में काम आता है। क्या निकालने में काम आता है, चार्ज निकालने में काम आता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये चार्ज निकालने के काम आता है। तो इसका बहुत कोई रोल नहीं है, ये कहीं कहीं जरूरत पड़ने पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, जो है डाइपोल की वजह से तो हो गया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ लेंगे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा थ्योरम पढ़ना है भाई, गॉस थ्योरम, ठीक है, हाँ गॉस थ्योरम। आओ भाई देखते हैं। तो यहां से हम लोग एक हेडलाइन बना लेते हैं, गॉसेस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, गॉस थ्योरम, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, गॉस का थ्योरम। तो गॉस थ्योरम पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग एक छोटी छोटी सी पॉइंट पढ़ेंगे, और वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हमें क्या ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लेंगे, फिर गॉस थ्योरम वहां से बता देंगे। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई ई से, किससे, फाई ई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई बहुत खतरनाक बात नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे हम कोई चार्ज रख दे रहे हैं, क्या रख दे रहे हैं, चार्ज रख दे रहे हैं, और यहाँ पे हम कोई सरफेस एरिया ले रहे हैं, जैसे यहाँ चार्ज रख दिए और यहाँ पे कोई सरफेस एरिया ले लिए, कोई भी ले लिए, तो हमें सबको पता है कि यहाँ से क्या निकल रही होगी, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होगी, ऐसे करके इससे पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही होगी। तो किसी सरफेस एरिया से ना कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर सकती है, तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ है नहीं, किसी सरफेस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे उसके नंबर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। हाँ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कुछ भी, हाँ प्लस माइनस कुछ भी ले लो, माइनस ले लोगे तो एरो की डायरेक्शन इधर पलट जाएगी बस। तो नेगेटिव निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ नेगेटिव से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं निकलता है ना। जैसे आप नेगेटिव डालोगे, यहाँ पे नेगेटिव डालोगे तो ऐसे एरो रहेगा, तो इसका मतलब नेगेटिव यहाँ तो पॉजिटिव कहीं इनफाइनाइट पे होगा, है ना। हाँ ये बात है, तो इसलिए प्लस लेते हैं लोग की निकाल लेते हैं समझने के लिए, है ना। माइनस भी ले सकते हैं, उससे क्या मतलब है, माइनस यहाँ लेंगे तो आई एरो जो ऐसे जा रहा है वो ऐसे हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास तो करेगा लेकिन मतलब आर पार नहीं करेगा, बताएं मतलब कैसे। नहीं तो ये कोई सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस हो सकता है, कोई भी सरफेस, जैसे इंसुलेटर वाला ही गुब्बारा ही ले लो आप, जैसे गुब्बारा फुला लो और उसके अंदर कोई चार्ज ले लो, तो उससे चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, तो वो तो गुब्बारे के सरफेस को पार करके निकल ही जाएगी। वो मेटल रहेगा तब ना नहीं निकलेगी, तो मेटल रहेगा तो उसके अंदर घुसेगी नहीं। लेकिन जैसे मान लो चार्ज यहाँ है, हाँ बस तो वही होगा, है ना। तो चलो भाई, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ है नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक नंबर होता है जो बताता है कि किसी सरफेस एरिया से पास कर रहा है। तो ये डेफिनेशन बता दे रहा है, तो इट इज व्हाट, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइन, लाइन पासिंग, पासिंग मतलब गुजरने वाला ना, हाँ, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया, किसी सरफेस एरिया से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, बस जैसे हम ये कहते हैं ना कि ऐसे मान लो कि ये कोई सरफेस एरिया है, इसे कई ठे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे, तो जो ठे पास करेगा उसके नंबर को ही हम क्या बोलेंगे, जैसे 10 पास करे तो 10, 20 पास करे 20, है, तो ये चीज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस एरिया से कितनी पास करे उसके नंबर को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए, मतलब वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, क्या होता है, हाँ, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, देखो वेक्टर ए क्या है, एरिया वेक्टर है, और वेक्टर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर देखेंगे वेक्टर ई क्या है बाबू, इलेक्ट्रिक, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और वेक्टर ए क्या है, एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर। अब सवाल है कि ये एरिया वेक्टर क्या चीज है, सवाल तो है। तो देखो होता क्या है, एरिया, एरिया तो हम जानते ही हैं, किसी भी सरफेस की एरिया, लेकिन यदि अच्छा एरिया को, एरिया देखो, अब सवाल है कि एरिया कौन सी क्वांटिटी होती है, कहीं कहीं तो एरिया स्केलर है, कहीं कहीं वेक्टर है, लेकिन एक्चुअली एरिया को फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी के रूप में लेकर चला जाता है। एरिया को फिजिक्स में कौन सी क्वांटिटी मान गया, वेक्टर। इसका मतलब एरिया की जो डायरेक्शन होगी, एरिया की जो डायरेक्शन होगी, तो एरिया को जब हम डायरेक्शन के साथ कैलकुलेट करेंगे ना तो उसको बोलेंगे एरिया वेक्टर, क्या बोलेंगे, हाँ, एरिया वेक्टर का मतलब एरिया, एरिया विथ डायरेक्शन, एरिया विथ क्या, डायरेक्शन, एरिया विथ डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का, एरिया वेक्टर, एरिया की जो डायरेक्शन होती है ना, हमेशा किसी भी सरफेस की एकदम नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर। जैसे मैं इस सरफेस में मैं खड़ा हूं, तो मैं दरअसल इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन बता रहा हूँ। पंखा लटक गया है, तो पंखा की जो वो पाइप होती है लटका हुआ, वो पाइप उस छत के एरिया की क्या बताती है, डायरेक्शन, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या रहती है, परपेंडिकुलर। जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड का एरिया वेक्टर कौन है, ये है बोर्ड का एरिया वेक्टर, ये है, पकड़ में आप आता रही है, बोर्ड का एरिया वेक्टर ये है। अब सुनो ध्यान से, तो थोड़ा सा अब इसमें कुछ फॉर्मूले उर्मूले बनाया जाए। तो देखो आओ, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये देखिए, ये देखिए, ये एरिया वेक्टर, तो इसके एरिया वेक्टर, वेक्टर ए ऊपर की तरफ है, कैसा है, ऊपर के, तो हमेशा नॉर्मल ऐसे रखा है, तो ऐसे रखा तो ऐसे ही रहेगा ना एरिया वेक्टर, नीचे भी रह सकता नहीं, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होगी, है, पॉजिटिव में रहेगा। नहीं नहीं, एरिया वेक्टर जो लेते हैं ना हमेशा किधर की तरफ लेते हैं, बाहर की तरफ। जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड है, तो इसके तो बोर्ड है, तो एक तो ये नॉर्मल हो गया, एक यहीं से भीतर की तरफ खींचेंगे तो वो भीतर वाला एरिया वेक्टर नहीं है, बाहर वाला। मतलब एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस के मटेरियल के अंदर से नहीं गुजरना चाहिए, उस मटेरियल के कहां से गुजरना चाहिए, बाहर। जैसे हम दीवार है, तो दीवार के एरिया वेक्टर ये है, अंदर घुसा देंगे तो एरिया वेक्टर मटेरियल से होकर न पास करेगा, वैसा नहीं होना चाहिए। देखने पे नजरिए पे सही रहेगा, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, हाँ, मेरे लिए अब इस दीवार के उधर पे नहीं नहीं, बाहर का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, एरिया वेक्टर कभी भी मटेरियल के अंदर से नहीं गुजरना चाहिए। जैसे हम यहाँ से मतलब हम ही बैठे ऐसे हो गए, तो हमारे लिए भी एरिया वेक्टर यही है। अब अंदर घुसाएंगे तो ये कलम अंदर घुसाएंगे तो ये जो गिट्टी बालू ईंटा पत्थर है उसके अंदर से न गुजरेगा, तो मटेरियल हो गया ना वो, उसके अंदर से नहीं जाना चाहिए। ऐसा ना, ये मान के चलिए पारदर्शी दीवार है, हाँ और ये इधर मैं बैठा हूँ, तो मेरे हाँ लिए वो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ मतलब है, हाँ लेकिन उधर आदमी खड़ा है, हाँ, तो उसको भी यही कर, हाँ, वो ये तो है कि देखने पर भी है, नजरिए के ऊपर भी है। जैसे जैसे सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जो सरफेस आप लोगे उसी के बाहर की तरफ होना चाहिए। यदि आप दीवार की इस सरफेस के एरिया निकालना चाहते हो तो ये इसके बाहर की तरफ होगा, और उस साइड का निकालना चाहते हो तो उसके बाहर की तरफ होगा, है ना। तो एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
तो ये चीज है। तो ये हो गई आपकी एरिया वेक्टर, क्या हो गई, एरिया वेक्टर। अब देखना यहाँ से एरिया वेक्टर, अब ये इधर की तरफ मान लो ऐसे करके बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, ऐसे पास कर रही है। तो देखो ये कौन पास करे भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे करके ये पास कर रही है, ध्यान समझने की आवश्यकता है ऐसे। तो ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप ध्यान से देखो, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ने कुछ एंगल यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, थीटा बनाया। तो यहाँ फ्लक्स जब लिखोगे ना आप, फाई बराबर फाई ई बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आप लिखोगे तो ई इंटू ए कॉस थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ, क्योंकि एंगल थीटा है और थीटा किसके किसके बीच है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। देख पिक्चर देखकर याद रखना है, ठीक है। अच्छा वहीं पे ऐसे यदि कहीं पे मान लो हो गया हो, ऐसे हो गया हो कि भाई ठीक है ये एरिया वेक्टर है और इधर ही के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रही है, इधर ही के तरफ क्या जा रहा है, ऐसे इसी के पैरेलल कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो यहाँ तो थीटा जीरो हो गया ना, यहाँ थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, तो फाई ई बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर तो ई इंटू ए कॉस जीरो, कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू, कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होता है ना। हाँ तो फाई ई बराबर बस ये फॉर्मूला हो जाएगा ई इंटू ए हो जाएगा, ई इंटू, जीरो जैसे इस तरह होता है, जीरो जैसे नहीं ऐसे है, ऐसे हम समझा दे रहे हैं, जैसे ऐसे सरफेस रख दिया गया ना, तो ये ब्लैक वाली कलम एरिया वेक्टर हो गई, एक कदम इसी के पैरेलल एकदम इसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी निकल रही है। तो अब इस वाले में क्या है कि ऐसे एरिया वेक्टर है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड तिरछा निकल रही है, तो यहाँ एंगल बन जाएगा। अब तिरछा ना निकल के उसी के डायरेक्शन में निकलने लगे, एकदम सीधे जो ना एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है एकदम उसी के पैरेलल, एकदम उसी के डायरेक्शन में, तब एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ एंगल जीरो हो गया ऐसे, 360 क्यों नहीं है 360 डिग्री, नहीं नहीं, तो ऐसा है कि ये थीटा किसके किसके बीच एंगल है, तो थीटा यहाँ देख लो, थीटा इज एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ई, सही है। तो वेक्टर, ये बात आप ठीक कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है कि ऐसे जा रहा है ना, तो वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर ई भी ऐसे है, तो वेक्टर ए भी ऐसे है, अब वेक्टर ई भी ऐसे ही है इसी भी डायरेक्शन में, तो इन्हीं के बीच में एंगल लेना है। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो, या फिर 360 भी ले सकते हैं, हाँ मतलब घुमा के भी ले सकते हैं। तो या तो जीरो लो या तो 360 लो, बात तो एक ही है। cos 360 भी एक ही होगा। हाँ हाँ हाँ, मैथ में आपने पढ़ा होगा ना कि कॉस, मान लो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 1, कॉस 360 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, हाँ यही तो, क्या दिक्कत है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कितना निकल रहा है, जैसे इसमें भी देखो, इसमें भी यदि मान लो थीटा 30 डिग्री है, तो या तो 30 ले लो या तो 360 माइनस 30 ले लो, बात एक ही रहेगी, ठीक है ना। हाँ क्योंकि एंगल ये थीटा किसके किसके बीच एंगल है भाई, वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल है, तो या तो सीधे ऐसे वाला ले लो या फिर घुमा के ऐसे वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। ये सब बातें उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हाँ एक सरफेस पे कितना चार्ज है वो पता चलेगा, हाँ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज्यादा, हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता लगेगा, ठीक है, क्या पता लगेगा इसमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता लगेगा, पकड़ में बात आ रही है ना। अच्छा ले, उसके बाद और भी चीजें इसमें देखते हैं, पहले यूनिट देखते हैं, यूनिट, यूनिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर, इसका क्या होता है मीटर का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इसके क्या हो जाएंगे, यूनिट। ये मीटर न्यूटन के साथ रहेगा ना, हाँ हाँ, न्यूटन मल्टीप्लाई ना है और न्यूटन की यूनिट होती है फोर्स की ना, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, अब एरिया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलाम इनटू मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ये मालूम तो चल ही गया। तो अब थीटा का ना, थीटा का अलग अलग वैल्यू हो सकता है, यदि अब आप सोचो इसका मतलब यदि थीटा बराबर 0 हो तो फाई ई बराबर, देखो यही मेन फार्मूला है,
यही मेन है, थीटा का अलग अलग वैल्यू पर। थीटा बराबर 0 तो फाई बराबर ई इंटू क्या हो जाएगा, ए कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू 1। हाँ, तो फाइव उस केस में ई इंटू क्या होगा, ए। उस केस में फाइव प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस, क्योंकि प्लस है ना है। अच्छा, ये तो पहली केस हो गई। दूसरी केस, यदि थीटा बराबर मान लो 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री, अच्छा थीटा 0 होने का मतलब है, थीटा 0 इस केस में है ना, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एकदम सरफेस के, या तो पर नहीं नहीं सरफेस के परपेंडिकुलर हो या एरिया वेक्टर के पैरेलल, दोनों बात एक ही है। सरफेस के परपेंडिकुलर माने सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर हो, आप परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, तो एरिया वेक्टर के हिसाब से लोगे तो पैरेलल, और सरफेस के हिसाब से लोगे तो, और एरिया वेक्टर तो नॉर्मल भी बोल सकते हैं। हाँ नॉर्मल भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा बराबर 0 का मतलब ये हुआ कि पैरेलल टू क्या, पैरेलल टू, हाँ इलेक्ट्रिक, हाँ पैरेलल टू किसके, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के क्या, पैरेलल, या परपेंडिकुलर टू क्या, परपेंडिकुलर टू बोलना, हाँ हाँ, या परपेंडिकुलर टू सरफेस, सही है ना, दोनों में से कोई भी बोला जा सकता है। अच्छा, उस केस में फाई ये आएगा, आएगा। अच्छा, थीटा बराबर 90 बोलने का मतलब क्या हुआ, थीटा 90 बोलने का मतलब, थीटा 90 बोलने का मतलब है कि सरफेस ऐसे है, ये है आपका एरिया वेक्टर, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 90। इसका मतलब सरफेस यदि ऐसे है, सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे एकदम, तो इसका मतलब उसको पार नहीं कर रही है, बस छुआ के जा रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी माना जाएगा जब एरिया को वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगी, क्रॉस करेगी, आर पार छेदेगी। नहीं छेदेगी तो फ्लक्स में गणना, फ्लक्स में काउंटिंग नहीं होगा, आर पार जाना चाहिए। वो तो इमेजिनरी होगा कि जा रहा है। हाँ ठीक है, तो ये चीज है। तो यदि फाई देखो थीटा बराबर 90 हो गया, तो उस केस में फाई बराबर क्या होगा, ई इंटू ए कॉस में 90। कॉस 90 का वैल्यू नहीं, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। फाई बराबर 0। ये केस का मतलब क्या है कि एकदम सरफेस एरिया के पैरेलल हो, नहीं तो एरिया वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर। हाँ, तो पैरेलल टू क्या, सरफेस, पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, पैरेलल टू सरफेस या परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, एकदम उसका उल्टा ऊपर। यहाँ भी जैसे आप क्रॉस लिए थीटा, तो उस दिन बताया कि जैसे पर साइन भी लेते हैं हम लोग उसके, तो नॉर्मल नहीं नहीं, तो दरअसल ये ना, ये 11th में कॉन्सेप्ट है स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो उससे देखो अभी हम बताएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, और डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस लिया जाता है। और क्रॉस प्रोडक्ट यदि ऐसे वाला साइन हम कहीं लगाते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए ऐसे वाला साइन लगाते हैं, तब साइन थीटा लेते हैं, वहां पे साइन फाई लेते हैं, यस। हाँ, तो ये वाला नहीं लेंगे, कारण ये है कि हाँ ये स्केलर है, समझ में आ गया ना, ये चीज है। तो ये कहानी है। तो फाई बराबर 0 हो गया। तीसरी कंडीशन ये है कि यदि थीटा बराबर मान लो 180 हो जाए, क्या हो जाए, 180। 180 कब हो सकता है, हाँ 180 तब होगा कि ये मान लो एक सरफेस है, और ये हो गई आपके एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऐसे हो जाए, एकदम उल्टा, एरिया वेक्टर ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो उस केस में एंगल कितना हो जाएगा, 180। तो 180 जब होगा तो उस केस में फाई बराबर ई इंटू ए कॉस 180। 180 का वैल्यू, कॉस में 180 का वैल्यू -1 होता है, तो फाई बराबर हो जाएगा माइनस ई इंटू ए। का मतलब ये समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और सीबीएसई ने ये पूछा भी हुआ है कि, हाँ सीबीएसई ने पूछा हुआ है। देखो, ये पहली बात तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, हाँ आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नंबर है, संख्या है, सही है ना। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। तो होता ये है कि स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं वो माइनस नहीं होती हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी है जो क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। तो सीबीएसई ने ये पूछा हुआ है कि जनरली स्केलर क्वांटिटी हैज नो नेगेटिव वैल्यू,
है ना। Yes. बट विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी आर नेगेटिव वैल्यू, तो पहला बोला था कि पहला बोल दिया था कि भाई हाँ प्रेशर हो गया, दूसरा बोल दिया था कि जो है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ठीक है, और तीसरा बोल रहा मेरा ऐसे करके, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सही था? बस ये एक्सेप्शन हो सकता है क्या? नहीं, इसके अलावा भी और भी हैं, जैसे वर्क भी है ना, वर्क भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है और वर्क भी स्केलर होता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन में नहीं मानेंगे, फिजिक्स में एक्सेप्शन नहीं होता है ना, हाँ एक्सेप्शन नहीं होता है। तो कुल मिला जुला के यहाँ सब बातें हैं कि ये इस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है थीटा के वैल्यू पर, डिपेंड करता है किसके वैल्यू पर? थीटा के वैल्यू पर। बात पकड़ में आ रही है ना, ये सब कहानी है। तो ये सारी चीजें, ये किसके बारे में बातचीत रही है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। अब सोचो, अब हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास एकदम तगड़ा वाला फार्मूला कौन है? यही वाला है, फाई। एक बार वापस से लिख लेते, फाई बराबर ई इंटू ए कॉस में थीटा, यही ना है, तो यही है हमारा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पे और थीटा पे। और जबकि डेफिनेशन ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ है नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर है। देखो, डेफिनेशन कह रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या है? नंबर है। यहाँ फार्मूला में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है, एरिया वेक्टर पे भी डिपेंड कर रही है, थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो इसका अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर है तो इन तीनों पे तो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, कारण कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन निकालता है? पॉजिटिव चार्ज निकालता है बस केवल। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो केवल चार्ज पे डिपेंड होना चाहिए, यहाँ पे तो ई ए और थीटा तीनों पे डिपेंड हो रही है। तो केवल चार्ज पे डिपेंड होना चाहिए, ये बात बताने वाला कौन था? गॉस। गॉस ने बताया कि देखो भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जब नंबर ही है, तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो चार्ज निकालता है, चार्ज प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड होना चाहिए? चार्ज पे डिपेंड होना चाहिए। तो इन्होंने चार्ज पे डिपेंड करता हुआ कॉन्सेप्ट बताया। किन्होंने बताया? गॉस ने। अब गॉस का ही समझेंगे, और गॉस का ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है? ठीक है, ये बोला ना। हाँ। समय हो गया।